नमस्कार, बहुत स्वागत आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर है, जहां पर इंक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बीबीपुर गांव में ये स्थित है फैक्ट्री इंक बनाने वाली, जिसमें आग लगी है। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने के लिए 5 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आ रही है। तस्वीरों में दिखाई पड़ सकता है बीबी गाँव में ये जो फैक्ट्री है इंक बनाने वाली, उसमें भीषण आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान इस समय अलवर के भिवाड़ी से दिखा रहा है, जहां पर बीबीपुर गांव में ये इंक बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसमें भीषण आग लग गई है। 5 किलोमीटर तक बताया जा रहा है आग की लपटें पहुंच चुकी हैं और यहां पर 6 गाड़ियां दमकल की मौजूद हैं। खबर पर संवाददाता राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अभी क्या अपडेट है? जी, ये भिवाड़ी के जो बीबीपुर गांव के पास में इंक बनाने की जो स्याही होती है वो बनाने की फैक्ट्री है सिजवर्क। उसमें आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास आग की लपटें दिखाई दी और करीब 5 किलोमीटर दूर तक जो आग है उसकी लपटें दिखाई दे रही हैं। चारों ओर धुआं का जो गुब्बार है वो छाया हुआ है और फिलहाल हरियाणा और राजस्थान से आधे दर्जन से अधिक जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर बुलाई गई हैं और फिलहाल जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें आग न फैले उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वहां पर फॉग का छिड़काव करवाया जा रहा है और केमिकल जो है कंपनी में जो रखा हुआ था इंक बनाने के लिए जो काम आता है उसमें के जो ड्रम थे उनमें बार बार आग के गोलों के रूप में धमाके हो रहे हैं और ड्रम में फटने के बाद जो धुएं के जो गुब्बार है वो दूर दूर तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो दमकल के जो कर्मचारी हैं उनको, फायर फाइटर हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ राजेंद्र, क्योंकि आग लगने का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, क्या उस समय फैक्ट्री के अंदर कुछ कार्मिक भी मौजूद थे? जी, कंपनी में काम चल रहा था, अचानक ही जो आग है वो लगी। अभी कुछ देर बाद इसका पता चल पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल आग लगी, आसपास जो लोग हैं वो स्टाफ को वहां से निकाल दिया गया है। फिलहाल अभी ये कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कोई कैजुअलिटी हुई है या कुछ स्थिति है। तो प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद में इस स्थिति का पता चल पाएगा, जबकि जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही आग लगी तुरंत कर्मचारी हैं वो भाग करके उन्होंने अपनी जान बचाई है। लेकिन फिर भी चूंकि काफी बड़ी कंपनी है, अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका कुछ देर बाद जब आग पर काबू पाया जाएगा तब पता चल पाएगा। राजेंद्र, क्योंकि जिस तरह तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो बिल्कुल भयावह है। दूर दूर तक गुब्बारे दिख रहे हैं धुएं के। 6 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद है। कितना आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है? जी, आग पर काबू की बात की है तो क्योंकि जो केमिकल है उनके जो ड्रम हैं वो वहां पर रखे हुए हैं, तो वो लगातार जैसे आग है वो फैलती जा रही है और जब तक वो ड्रम वहां मौजूद है, केमिकल का जो सामान है उन पर पूरी तरीके से जब तक वो जलकर खाक नहीं हो जाते तब तक आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। और ये शहर के बीचों बीच आसपास, क्योंकि आमजन लोग जा रहे हैं राजेंद्र, ऐसी जगह पर ये फैक्ट्री लोकेटेड है। जी, ये जो इलाका है वो पूरा फैक्ट्री का इलाका है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है तो आसपास की सारी फैक्ट्री है और लोग हैं, वो जो कॉलोनियां बची हुई हैं, लेबर कॉलोनियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलवर के भिवाड़ी से बीबीपुर गांव में जहां पर इनकी फैक्ट्री मौजूद थी वहां पर आग लग गई। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग किस वजह से लगी गई है ये नहीं पता चल पाया है। फिलहाल आग के गुब्बारे देखकर आप समझ सकते हैं कि आग की लपटें कितनी तेज है। 5 किलोमीटर तक यह दायरा बढ़ता जा रहा आग का, क्योंकि वहां पर केमिकल जो इंक बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो मौजूद हैं फैक्ट्री के अंदर। उस वजह से आग और तूल पकड़ रहा है। फिलहाल 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। जरूरत पड़ी तो और मंगवाई जाएगी। आग पर काबू पाने की कोशिश, फिलहाल अभी कोई जानकारी निकल कर नहीं आ पाई है कि क्योंकि कर्मचारियों को तो छुट्टी दे दी गई, बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जिस समय ये आग लगी उस समय फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा था। जहां पर आग लगी, क्योंकि दूर तक लपटें नजर भी आ रही हैं और आग और फैलती जा रही है, वहां पर फिलहाल आग लगने के बाद जितने लोगों निकाल पाए सबको निकाल लिया गया, लेकिन आग की वजह से क्या किसी जान माल के नुकसान भी हुआ है ये बाद में पता चलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अरविंद डामोर को भले ही कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन वो पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बांसवाड़ा की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आई। तीर कमान से निकल चुका है
मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। डामोर के गेम से डगमगाई सियासत। डट के रहूंगा मैदान में, लड़ूंगा चुनाव में। तो मैं पैर खींचने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं, डट के रहूंगा मैदान में और लड़ूंगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा की राजनीति में भारी उठापटक चल रही। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रत्याशी पार्टी का कहलाएगा, लेकिन पार्टी उसके साथ इन दोनों को मेरे से फार्म नहीं भरवाना था, किसी और डमी से फार्म भरवाना था। मेरे 17 वर्ष की राजनीतिक कैरियर, मेरी माँ के 40 वर्ष का राजनीतिक कैरियर क्यों दाव पे लगाया इन लोगों ने? क्यों मुझे राजनीति का बलि का बकरा बनाने की कोशिश करी? अगर आज मैं फार्म खींच लेता तो हजारों लाखों युवा जो कांग्रेस की विचारधारा से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पनप रहे हैं, युवा आज पहली बार देश आजाद हुआ, पहली बार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में युवाओं को मौका मिला और युवा बहुत खुश था, क्योंकि इतना शानदार फैसला हमारे राहुल जी गांधी ने लिया, शानदार फैसला मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने लिया, शानदार फैसला सोनिया जी गांधी ने लिया। बात तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद डामोर जैसे युवा प्रत्याशी की किस्मत तो दांव पर है, लेकिन सियासी गणित अब बहुत ही कठिन हो चुका और कांग्रेस अब बाप प्रत्याशी को समर्थन कर रही और डामोर ने इसको लेकर कांग्रेस को खुली चुनौती दी। अब देखिए तीर कमान से निकल चुका है। मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। हमारे जो युवा हैं जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि आज अगर मैं समर्थन कर देता हूं, आज अगर मैं बैठ जाता हूं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं मुझे आज ये कहेगी कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई, उसने भी पैर पीछे खींच लिए। तो मैं पैर खींचने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं, डट के रहूंगा मैदान में और लड़ूंगा चुनाव में। जिला अध्यक्ष जी और अर्जुन बामणिया जी ये कह रहे हैं कि हम बाप पार्टी को समर्थन करेंगे। सिंबल तो कांग्रेस ने मुझे दिया है, कांग्रेस का सिंबल तो मेरे पास है, तो आप बाप पार्टी का प्रचार किस तरह से करेंगे? बाप पार्टी को कांग्रेस के वोट कैसे दिलाएंगे? क्या आप घर घर पहुंचेंगे कांग्रेस को वोट मत देना, जबकि उनका सिंबल खड़ा है, बैलेट मशीन पे उनका सिंबल खड़ा है, सिंबल खड़ा है तो कैंडिडेट खड़ा है, वो तो कैंडिडेट के वोट हुए, किस तरह से प्रचार करेंगे? इसी तरह विधानसभा उपचुनाव के तहत बागीदौरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह ने भी गठबंधन के तहत अपना नामांकन वापस लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना नामांकन वापस ले लेता तो बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में मेरी और पार्टी की इमेज खत्म हो जाती। नाला कमान का जो आदेश था साहब, मुझे नॉलेज में ही नहीं है, और आदेश जब हुआ भी होगा तो लास्ट समय हुआ, मुझे इस चीज का पता ही नहीं है आला कमान ने क्या किया वो। और पहली बात तो मैं क्या है कि वकील हूँ, पैसे से कानून को समझता हूँ, और मैं कैंडिडेट हूँ, मेरी व्यक्तिगत रेपुटेशन बनी हुई है, पार्टी की इज्जत बनी हुई है। यदि मैं फॉर्म मतलब खींच लेता तो पार्टी और मैं दोनों खत्म हो जाते हैं। इस सियासी घटनाक्रम से राजनीतिक पारा उबाल पर है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कपूर सिंह और अरविंद डामोर को अनुशासनहीनता पर 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। दोनों ही सीटों पर सियासी पारे में भी उबाल है और चर्चा है कि कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन वापस नहीं लेने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
चलिए अब बात मरुधरा में हो रहे सियासी संग्राम की, जहां एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा बड़े ही विश्वास के साथ लगा रही है और वहीं कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि इस बार राजस्थान के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी ने भी चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मरुधरा में सियासी रण की तैयारी जोरदार है। हर तरफ वार और पलटवार है। नेताओं के तीखे बयानों ने चुनावी फिजाओं को गर्म कर दिया। एक तरफ भगवा खेमे ने इस बार 400 पार की बात कही तो वहीं कांग्रेस को इस बार कुछ अलग होने की उम्मीद है। दोनों तरफ के बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बाड़मेर में बीजेपी की बड़ी जीत होने की बात कही है। हमारे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ जुड़े तो समाज के लोगों में निश्चित रूप से मतलब खुशी है, प्रसन्नता है और वो हमारी विचारधारा के साथ में जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। सचिन पायलट ने दौसा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की जीत होगी। सचिन पायलट ने तो बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तीखा तंज कसा। पायलट ने कहा है कि लक्ष्य 400 पार की नहीं, गरीबी हटाने का होना चाहिए था। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार भी किया। मदन दिलावर ने कहा है कि बीजेपी जरूर 400 पार करेगी। साथ ही कांग्रेस को अनुसूचित जाति की विरोधी पार्टी बताया। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। टारगेट तो ठीक है, टारगेट उनका होना चाहिए गरीबी मिटाने का, टारगेट होना चाहिए रोजगार दिलाने का, टारगेट होना चाहिए महिलाओं को, माताओं को सुरक्षित रखने का, टारगेट होना चाहिए कालेधन को खत्म करने का। जो पहले 10 साल टारगेट थे वो तो पूरे हुए नहीं है। अब नए टारगेट आ रहे हैं 2047 का और फलाना और बाकी बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाना चाहती है कि जो 2/3 बहुमत के कारण से जो काम बचे हुए हैं उनको भी पूरा करना चाहती है जो राष्ट्रहित में है। परंतु जो कांग्रेस कर रही है ना कि 400 पार आरक्षण समाप्त, ये मुंगेरी लाल जैसी बातें कर रही है। वही सियासी बयानों की बहार में वैभव गहलोत भी डुबकी लगा रहे। सिरोही जालौर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे वैभव गहलोत ने बीजेपी पर जनता से वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव पिछली बार जोधपुर से चुनावी मैदान में थे, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वैभव गहलोत बदले बदले से नजर आए। बीजेपी पर तीखे सियासी वार कर रहे हैं। जब वैभव गहलोत ने तीखा वार किया तो पलटवार भी तो होना ही था। बीजेपी प्रवक्ता रोहित खत्री ने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि अपने 5 स्टार होटल उन्होंने बनाए। 2 दशक से इस क्षेत्र में भाजपा सांसद को मौका दिया, मगर भाजपा सांसद 20 सालों में ऐसा कोई अपने खाते में कीर्तिमान नहीं बता सकते कि वो दिल्ली की सरकार से कोई चीज यहाँ की लेकर आए। निमली कोटी और 5 स्टार होटलों जैसे कांग्रेस के नेताओं के बन गए। गरीब बेचारे मरम्मत के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जनता से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस और बीजेपी की इस रस्साकसी ने चुनावी माहौल तो गर्म कर दिया, लेकिन जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी आपको और भी ज्यादा सुनने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस कैंपेन कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। 12 अप्रैल को बताया जा रहा है कि कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक होगी और इस कमेटी में प्रमुख अशोक गहलोत इसकी बैठक लेंगे। 12 अप्रैल को कमेटी प्रमुख हैं अशोक गहलोत कांग्रेस कैंपेन कमेटी के, वो बैठक लेने जा रहे हैं। जयपुर में शाम 6 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में लोकसभा चुनाव रणनीति को लेकर मंथन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कमेटी के कई सदस्य मौजूद रहेंगे। तो पहली बार कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक होने जा रही है। शाम
को ये बैठक बताई जा रही है कांग्रेस मुख्यालय पर। 12 अप्रैल को ये कमेटी के जो प्रमुख है अशोक गहलोत, ये पहली बार कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक लेंगे। कैंपेन कमेटी का मतलब कि कैसा चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, इस सब के बारे में फीडबैक ली जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे कि भ्रामक विज्ञापन मामले में बड़ी सुनवाई की गई है। पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इसके पहले भी हमने देखा कि जिस तरह फटकार लगाई थी बाबा योग रामदेव को, यहां तक हाथ जोड़कर भी खड़े थे बालकृष्ण और बाबा रामदेव, लेकिन कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई थी। फिर से मामले में सुनवाई हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बालकृष्ण भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आज देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रुख लेता है। बालकृष्ण और बाबा रामदेव पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बता दें कि जो गलत एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार चलाया जा रहा था उसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कोविड के दौरान, चाहे वो। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। अब आपको बताते हैं कि रामलला के दरबार में इस बार चैत्र नवरात्र पर खास तैयारी है। आज से शुरू हो रही शक्ति की उपासना पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से की जाएगी। यही नहीं, 17 अप्रैल को राम मंदिर में राम जन्मोत्सव का पर्व भव्यता के साथ मनाया जाएगा। हो भी क्यों ना, 500 सालों के बाद रामलला भव्य महल में जो विराजमाने हैं तो राम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। ऐसे में इस बार रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला का सूर्य तिलक करेंगी। देखिए विशेष रिपोर्ट। ये रामनवमी बेहद खास है क्योंकि 495 साल बाद ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जन्मोत्सव हो रहा है। इसको लेकर अवध में तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या में इस बार की रामनवमी बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रही है, जिसको लेकर अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी और दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। राम मंदिर में पहली रामनवमी का खास आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। विश्वास है कि 17 तारीख अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। लगभग कितने समय तक वो सूर्य वहाँ पर मौजूद होगा, किरणें मौजूद होंगी? 2-2.5 मिनट तक अच्छे रूप से और 5 मिनट तक थोड़ा फेड स्वरूप में कुल मिलाकर रहेंगे। राम जन्मोत्सव के दिन रामलला के मुख पर सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रहेंगी। ये गोलाकार सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। फिलहाल वैज्ञानिक रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए राम मंदिर में उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिसका ट्रायल भी शुरू किया जा चुका है। जब वे मंदिर बन रहा था तो निर्णय हुआ था कि रामनवमी के दिन भगवान के जन्मदिन के ऊपर सूर्य तिलक भगवान को जन्म के दिन समय होना चाहिए दोपहर में 12 बजे। तो उसके लिए जो उपकरण हैं जिनके माध्यम से सूर्य का प्रतिबिंब भगवान के मस्तिष्क में पड़ेगा 4 मिनट के लिए 12 बजे, उसकी तैयारी हो रही है और उसकी फिटिंग हो रही है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में धूमधाम के साथ चैत्र नवरात्रि का पर्व भी मनाया जा रहा है। वहीं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दरबार में भी चैत्र रामनवमी के पहले दिन चांदी की चौकी पर कलश की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, चैत्र रामनवमी के 9 दिनों तक प्रभु राम के दरबार में समस्त देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाएगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा और प्रभु राम को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि में रामनवमी भी मनाई जाएगी। इस बार की रामनवमी अद्भुत और अलौकिक होगी। दुर्गा सप्तशती का भोग लगेगा, वो पाठ होगा, 56 प्रकार के भोग भी लगेगा। इस प्रकार से वो बराबर 9 दिन तक के उसकी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से होता रहेगा। 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में जन्म लेंगे। नवरात्रि के 9 दिन तक रामलला के दरबार में दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही
9 दिनों तक अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। विधि विधान पूर्वक प्रभु राम के साथ देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाएगी। इसके साथ नवरात्रि में जो पूजा विधि बनाई गई है, उस पूजा विधि के अनुसार वैदिक आचार्य राम मंदिर में माता दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। वेद मित्रों से हवन कुंड में आहुतियां डलाई जाएंगी। प्रकार से उसका 9 दिन तक वह प्रतिदिन 9 दिन तक बराबर चलता रहेगा पूजा अर्चना, और यह प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष भी वैसे ही होगा। तो उसमें सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है। चैत्र नवरात्र पर बीएचपी 5 लाख गांव में रामोत्सव मनाएगी, जिसका शुभारंभ आज से हुआ है और समापन हनुमान जयंती पर 22 अप्रैल को होगा। राम भक्तों से अपील भी की जा रही है कि वे इस रामोत्सव में अनुष्ठान, पूजन, मानस पाठ, नाम संकीर्तन आदि का आयोजन करें, क्योंकि कई मायनों में ये रामोत्सव बेहद खास है। क्योंकि इस रामनवमी पर जब सूर्य की रोशनी तीसरे फ्लोर पर लगे पहले दर्पण पर गिरेंगी और 3 लेंस और 2 अन्य मिरर से होते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर लगे आखिरी मिरर पर पड़ेंगी, तो रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य किरणों का एक तिलक लग जाएगा। और अयोध्या में रामलला को सोने की रामायण समर्पित हुई है। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण ने राम मंदिर में सोने की रामायण दी है। सोने की रामायण में तांबे से प्रत्येक पृष्ठ बने हैं, जिस पर रामचरितमानस के श्लोक अंकित हैं। 10,902 छंद वाले महाकाव्य के हर पन्ने पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है। लगभग 480 से 500 पन्ने की सोने की रामायण है, जिसे करीब 4 किलो सोने से तैयार किया गया है। सोने के साथ इसमें तांबे का इस्तेमाल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये स्वर्ण रामायण लगभग 1.5 क्विंटल की है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। अब बताते हैं कि जयपुर के राजघराने की गायत्री देवी के पोते ने शादी की। जयपुर में हुई शाही शादी के रिसेप्शन में 60 रॉयल फैमिली शामिल हुई। थाईलैंड में कॉलेज फ्रेंड के साथ प्यार परवान पर चढ़ा तो शादी के बंधन तक पहुंच गया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जयपुर के राजघराने की शाही शादी की। लाल कारपेट और वाद्य यंत्रों की मधुर धुन, हाथ जोड़कर भारतीय संस्कृति में मेहमानों का स्वागत और विदेशी दुल्हन से मेहमानों की सादगी भरी मिलाप कराना, ये राजस्थान की रॉयल फैमिली की रॉयल रिसेप्शन पार्टी है। जी हाँ, महारानी गायत्री देवी के पोते देवराज सिंह ने थाईलैंड की दुल्हनिया रोम पेस्टान पिचाई के साथ थाईलैंड के विटायू पैलेस में शादी की। इसके बाद 8 मार्च को जयपुर में रॉयल फैमिली की परंपरा के अनुसार सुबह फेरे लिए और शाम को परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी। अब दोनों की शादी के फोटो और वीडियो सामने आए। होटल जयमहल पैलेस में हुई इस पार्टी में देश भर से 60 से ज्यादा रॉयल फैमिली के सदस्य शामिल हुए। इतना ही नहीं, देवराज सिंह ने ये फंक्शन भी परंपरागत अंदाज में किया। पूरी फैमिली परंपरागत ड्रेस में नजर आई। रोम पेस्टान पिचाई किसी राज परिवार से नहीं। देवराज और रोम की मुलाकात कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। वेडिंग रिसेप्शन के बाद दोनों ने 9 मार्च को गायत्री देवी के निवास लिली पूल में गृह प्रवेश किया, जहां रॉयल फैमिली के परंपरा के अनुसार दुल्हन का वेलकम किया गया। इसके बाद 3 दिन के लिए दोनों सवाई माधोपुर चले गए। यहाँ वो शूटिंग लॉन्ज में रुके थे। चलिए, तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।